आइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और आज तो कुछ विशेष दिन है भी जो बग्गा साहब से हमें मुलाकात करनी। वैसे तो कल का एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। आज शुरुआत करते हैं एक बड़ी डेवलपमेंट से। बग्गा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अच्छी खबर आई है, मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को ओवरवेट किया। उन्होंने जो इंडिया पर उनका व्यू है, रेटिंग है, उसको ओवरवेट किया। बताएं सर, इसके क्या मायने हैं हमारे लिए, क्या पॉजिटिव निकलता है अगर मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी एफआई हमारे बाजारों को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश को अपग्रेड करती है? आनंद जी, क्या रहता है कि काफी इंस्टीट्यूशनल पैसा फॉलो करता है ऐसे ब्रोकरेजेस को। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक, दुनिया का विख्यात इन्वेस्टमेंट बैंक का ओवरवेट करना, ये जरूर फ्लोज को इन्फ्लुएंस करता है। और होपफुली इनफ्लोज आएंगे इसके चलते। और भारत का रेटिंग जो इन्होंने बढ़ाया, रैंकिंग कह सकते हैं, रेटिंग आजकल के ज़माने में, जैसे आप सवेरे भी कह रहे थे, रेटिंग का तब्दीली नहीं है, बट इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो रैंकिंग है भारत की, उन्होंने बढ़ा दी। और भारत और कोरिया के ऊपर एक बाय आप कह सकते हैं कंट्री लेवल पे, या ओवरवेट रेटिंग है। तो अगर किसी इंडेक्स में भारत का वेटेज सोचिए 12% 14% है, तो उससे कुछ परसेंट ज़्यादा ये ओवरवेट हैं अपने आइडियल पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो में। इसको ऐसे सोचा जा सकता है। ओवरऑल फ्लोज में जरूर ये हेल्प करता है। तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, मॉर्गन स्टैनली के आउटलुक बढ़ाने से पैसा ज़्यादा आने की उम्मीद, लेकिन साथ ही साथ 2-3 का घटाया भी हो, ये मुझे बड़ा पसंद आया। तो उस पर भी राय लूंगा बग्गा साहब से। लेकिन सर, मज़ा आता है ना दूसरों का। बहुत आपको भी आ रहा है तो चलो अभी बता ही दो सर। तो ये जो चीन, स्पेशली चीन का घटाया, इतने दिल को ठंडक पहुंचती है सर, पूछिए। ताइवान, ऑस्ट्रेलिया वाले भी, तो सर इसका कितना फायदा हमें? नहीं, बहुत बहुत नहीं, दिल को सुकून मिला, वही बहुत अच्छा है चीन का हो। और दूसरा जो कहा कि केवल अंडरवेट नहीं किया, बोला जहां प्रॉफिट बन रहा है निकाल के भाग जाओ चीन से। और यही बात कल दीपक के शो में भी हम बात कर रहे थे अनिल जी, ये एफएक्स रिजर्व डॉलर का। अब देखिए, आज उन्होंने चाइना ने कमोडिटी ट्रेडर्स के ऊपर बिल्कुल अंकुश कस दिया है। तो वैसे वो शंघाई ट्रेडिंग चाहते हैं, कमोडिटीज का सब कुछ। बट जिस दिन किसी कम्युनिस्ट पार्टी वाले को किसी की शक्ल ना पसंद आए, कहते हैं बंद करा दो, इनको अंदर डाल दो, इनको गायब कर दो। तो ये कैसे रिजर्व करेंसी बन सकता है, या कैसे ये विश्व को कॉन्फिडेंस दे सकता है? एकदम से आप कहते हैं कमोडिटी ट्रेडर्स पैसा बना रहे हैं और स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। भाई ट्रेडर है, ट्रेडर तो स्पेक्यूलेट ही करता है ना, वो पोजीशंस लेता है, अपना कैपिटल लगा के रिस्क ले रहा है। और आप उसको जरूर आप लॉस लेके आइए कि इस तरह से आप कर सकते हैं, इतने लेवल तक आप कर सकते हैं, इतने लेवल पे बैन हो जाएगा। बट पूरा इस तरह से आप मुहिम छेड़ दें उनके पीछे कि ये लोगों के कारण हमारी इकोनॉमी परस्त हो रही है, तो वैसे तो लोग भाग जाएंगे। अब कंसल्टेंट्स के ऑफिसेस में घुस गए थे कि आप डेटा बाहर, चाइना से बाहर नहीं भेज सकते। मॉर्गन स्टैनली ने 200 जॉब्स, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के जॉब थे, उनके बैकएंड के सारे जॉब्स उधर काट दिए। इतने सारे कंसल्टेंट भाग खड़े हुए चाइना से कि कुछ पता नहीं कभी ये आ जाएंगे और गिरफ्तार कर लेंगे हमारे मैनेजमेंट को कि आपने डेटा शेयर किया। कंसल्टेंट तो डेटा एनालाइज करता है और फिर कंपनियों को बेचता है ना अपना डेटा। तो शेयर तो उसका बिजनेस मॉडल ही है कि वो शेयर करेगा और लोगों को हेल्प करेगा। अगर आप कहते हैं भाई हमारा डेटा बाहर नहीं जाएगा चीन से, तो फिर उन्होंने बोला यार दुकान बंद करके निकल जाना ही बेहतर है। तो ये बहुत अच्छा है, हम वेलकम करते हैं मॉर्गन स्टैनली का व्यू। तो ये आपके पुराने जो दोस्त जिनको आप बहुत याद करते थे, हमेशा उनकी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आजकल आप भूल गए हैं। एनी गेसेस, एनी आइडिया? ट्रम्प। पहली बार में पहली बार में गजब। तो अच्छा बताइए सर, आज याद क्यों आई ट्रम्प साहब की आपको? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि ट्रम्प को के ऊपर चार्जेस फाइल किए गए, उनको इंडाइट किया गया, और उसी दिन ये फिच ने रेटिंग गिरा दी। तो सब ये जो लोग बोलते हैं, बड़े बड़े नाम तो मैं नहीं लूंगा कंपनियों के भी, बट फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो कंट्रोल करती हैं दुनिया को, और उनकी तरफ से
ये रेटिंग डाउनग्रेड करवाया गया ताकि ट्रंप से फोकस हटाया जाए। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत चल रही है अनिल जी। ले लो एक दो बड़ी कंपनियों के, और अगर उन बड़ी कंपनियों ने आपको सू कर भी दिया, ठीक है, तो पहली बात तो इन्होंने इंडिया में आके लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अगर इतनी बड़ी कंपनी आपको सू करे, आप सोचो वैसे आप बहुत बड़े आदमी हैं, और कितने बड़े और कितने बड़े तो मतलब ये तो बहुत बढ़िया एक मौका है, आपको छोड़ना नहीं। अच्छा अब ये बताओ, तो दीप ये जानना चाहते हैं ये ट्रंप साहब अगला चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल लड़ेंगे। 30% की उनकी लीड हो रही है। जो ट्रंप का बेस है ना अनिल जी, वो कुछ नहीं सोचता है। हाँ, वो बिल्कुल कमिटेड है कि भाई ये गलत था 2020। वो रैशनैलिटी या लॉजिक देखते नहीं है। डोनर्स ट्राई कर रहे हैं कि भाई ट्रंप ना आए और कोई और हो, बट 30% की लीड है उनकी। ये जो फ्लोरिडा के गवर्नर है रॉन डी सैंटिस के मुकाबले, और कोई तो दूर दूर तक पास में नहीं है। और ट्रंप फाइनेंशियल इंजीनियर बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, जो नॉर्मल फंड रेजिंग होता है उस पर काफी अंकुश रहता है, कहाँ आप लगा सकते हैं कहाँ नहीं। इन्होंने ट्रंप लीगल डिफेंस फंड एक खोल दिया एनजीओ की तरह, तो लोगों को डिडक्शन भी मिलेगी और जिस तरह से इनको खर्चना वो खर्च कर पाएंगे। तो बिल्कुल ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप बाइडेन का ही रहेगा अगले साल ये कंपटीशन। और ट्रंप काफी टक्कर में रहेंगे बाइडेन के सामने। तो लगभग निश्चित है अभी तो कि रिपब्लिकन्स के जो कैंडिडेट हैं वो ट्रंप ही रहेंगे।